नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर। तो आज न्यूज पंच में सबसे पहले और प्रमुख तौर पर बात करेंगे नेपाल की। जी हां, नेपाल की जब हम बात करें तो वहां पर पिछले 3 दिन की जब हम बात कर रहे हैं, सोमवार, मंगलवार और फिर आज का दिन बुधवार, हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। वहां पे सेना इस समय वहां पर शासन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ ही कई जगह पर कर्फ्यू भी वहां पर लगाया गया है। अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा हालात है वहां पे, क्या अभी अशांति बनी हुई है नहीं, बताएंगे विस्तार से आपको। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है बिहार से जुड़ी। जी हाँ, नीतीश का महिला मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, महिला जिन्हें हम आधी आबादी कहते हैं, ये इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस तरीके की भूमिका निभाती नजर आएंगी और इससे पहले के ट्रेंड क्या कुछ कहते हैं महिलाओं को लेकर, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, जहां राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे, लेकिन यहां रायबरेली पहुंचने पर उनका विरोध होता हुआ नजर आया। कई सारे लोगों ने उनका विरोध किया और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए, गो बैक के नारे लगाए। आखिर क्या है इस पूरे विरोध के पीछे की वजह, और दिखाएंगे वहां की तस्वीरें भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की पहली और प्रमुख खबर के साथ, जिसमें आपको बता दें कि सबसे पहली प्रमुख खबर नेपाल से। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन का आज तीसरा दिन है। इसके हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। जहां एक और राजनीतिक संकट बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इस आपदा में अवसर भी ढूंढ लिया। अपराधी जेल से फरार हो गए। हालातों पर काबू पाने की तमाम कोशिशें करते हुए सेना ने लूटपाट करने वाले कई अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। इन तमाम तस्वीरों के बाद में अब सवाल यह है कि नेपाल में आखिर आगे आने वाले समय में क्या होगा। क्या नेपाल में व्यवस्था वापस पटरी पर आएगी? करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज नेपाल में कैसे हैं हालात। तो नेपाल में सेना ने इस वक्त पूरा मोर्चा संभाला हुआ है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या जनजी की जो डिमांड है वो मानी जाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर हालात की बात करें तो विरोध के तीसरे दिन काठमांडू में थोड़ी बहुत शांति जरूर आज नजर आ रही है। सड़कों पर सेना की भारी तैनाती है और जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि आप अपने घरों से बाहर किस वजह से निकले हैं, क्या उसके पीछे वजह है। जरूरी काम के अलावा घरों से बाहर लोग ना निकले, ये बात सेना की तरफ से कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि सार्वजनिक भवन और निजी संपत्तियों में जो आग लगी हुई है उसको भी बुझाने की कोशिश इस समय वहां पर की जा रही है। बीते कल जो प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई थी, उपद्रवी अगर कोई भी दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत दी जाए, ये बात नेपाल की सेना ने कही। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा भी जारी की गई है और सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू भी लगा रहेगा, जिससे कि वहां पर हालात कंट्रोल में रहे। इसके साथ ही कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाएं जो हैं, जैसे एम्बुलेंस की सेवा हो गई या खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं, उनके वाहन हो गए, उनको जाने की सिर्फ अनुमति मिलेगी। बाकी बेवजह आप सड़क पर ना निकले, ये बात सेना कह रही है। झूठी और भ्रामक सूचनाओं से भी आप जरूर बचें। और वहां का जो प्रमुख एयरपोर्ट है, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसे भी आज शाम तक बंद रखने के निर्देश इस समय दिए गए हैं। तो ये है आज के वहां के ताजा हालात, क्योंकि 2 दिनों के बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद में आज हालात थोड़े से शांति वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय सेना ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में सेना इस समय वहां पर तैनात है और लगातार जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। हर तरफ नजर बनाए हुए हैं इस समय सेना और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप बेवजह की जो खबरें हैं या जो भ्रामक खबरें हैं उन पर आप भरोसा ना करें। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बेवजह आप अपने घरों से बाहर ना निकले। लेकिन इसके साथ ही जब ये आपदा आई तो इस आपदा में कई सारे लोगों ने अवसर भी ढूंढ लिया। आखिर कैदियों ने किस तरीके से अवसर ढूंढा है वो आपको बताते हैं। तो आपको बता दें कि कैदियों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है और जेल में 700 कैदी, जिनमें से अधिकतर अब फरार हो चुके हैं। हालांकि इसकी संख्या अभी साफ नहीं हो पाई कि कितने कैदी अभी जेल में वापस हैं और कितने फरार हो चुके हैं, और कुछ कैदी ऐसे हैं जो वहीं पर अभी भी रुके हुए हैं।
बाल सुधार गृह से भी जो कैदी हैं, जो बच्चे हैं, वो वहां से भाग निकले हैं मौका मिलते ही। इसके अलावा अगर म्याग्दी जेल की अगर हम बात करें तो वहां पर 80 से ज्यादा कैदी थे, जिनमें से इस वक्त 76 कैदी जो हैं वो फरार हो गए। जुमला जेल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर 36 कैदी फरार होने की जानकारी इस समय मिली है जुमला जेल में, और तनहू जेल से 327 कैदी फरार हैं, ये जानकारी वहां से मिली है। तो सीधे तौर पर जब ये हालात खराब हुए तो वहां के जो कैदी हैं, जो जेल में बंद हैं, उन्हें मौका मिल गया और इस मौके का फायदा उन सभी कैदियों ने उठाया है। हमारे साथ हमारी सहयोगी श्वेता इस वक्त जुड़ रही हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। श्वेता, फिलहाल ताजा अपडेट वहां के हमारे दर्शकों को हमने बताया, क्योंकि थोड़ी बहुत शांति जरूर नजर आ रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब आगे क्या कुछ ऑप्शन है। नेपाल में जो व्यवस्था है वो पटरी पर लौटने में कितना और वक्त लगेगा और आगे क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिल सकता है? कृतिका, देखिए, क्योंकि ये जहाँ अभी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, जहाँ मैं गवाह हूँ, वो राजधानी है नेपाल की। तो यहाँ नेपाली आर्मी तो बहुत तादाद में है, तो यहाँ स्थिति अभी ठंडी है, कंट्रोल में है। मगर अगर नेपाल से बाहर देखिए, जैसे आज मुझे जो मेरे जर्नलिस्ट मित्र बता रहे हैं, जो वहां पर ऑलरेडी पूर्वी नेपाल में हैं या जो बॉर्डर पे खड़े हैं, वो बता रहे हैं अभी भी उपद्रव लोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरी जो ताजा सूचना मुझे पूर्वी नेपाल से मिली है, अभी वहाँ जो खाद्य संस्थान है सरकारी, वहां से लोग जितने अन्न के बोरे थे सबको लूट करके ले जा रहे हैं। आपको सर पे लेते हुए देखेंगे, कंधे पे लेते हुए लेके सब जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें, दृश्य मुझे वहां से मिला है कि लोग वहां लूटपाट किए हुए हैं। इवन बॉर्डर पे बहुत हंगामा किए हैं, मगर वही है कि भारत सरकार की ओर से अभी आर्मी का स्ट्रेंथ ज्यादा कर दिया गया है बॉर्डर पे, ताकि किसी भी तरह की अनवांटेड घटना बॉर्डर से पार इधर नहीं आ जाए। तो अभी राजधानी में तो स्थिति थोड़ी कंट्रोल नेपाल आर्मी ने कर लिया है, मगर काठमांडू से बाहर अभी भी स्थिति शांत नहीं हुई है। और यहाँ देखें, अभी भी नेपाल आर्मी बहुत गुहार लगा रही है कि शांति बनाए रखें। और देखिए, कैदी सब जो अक्रॉस नेपाल हर एक कारागार से भागे थे, कारागृह से, और नेपाल आर्मी कोशिश कर रही है कि उनको पकड़ पकड़ के वापस लाए। तो ये भी मुझे दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है कि नेपाल आर्मी उनको पकड़ के वापस ला रही है। तो सब तो नहीं पकड़ाए, जो भाग सके भाग गए। मे भी भविष्य में क्योंकि सबका नाम पता रहता है तो वापस तो लाया जा सकता है, मगर फिलहाल लोगों ने फायदा उठाया है इस परिस्थिति का। लूटपाट की घटनाएं अभी भी बहुत शांत तो बाहर में नहीं हुई है, नेपाल के राजधानी में जरूर कंट्रोल में है। इसके साथ ही श्वेता, जो प्रदर्शनकारी जो लगातार 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, आज तीसरे दिन किस तरीके की तस्वीर, और साथ ही जैसा आपने बताया कि काठमांडू में तो फिलहाल शांति के हालात थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, लेकिन बाकी जगह पर आखिर मांगे क्या है प्रदर्शनकारियों की? मुख्य मांग क्या है जिसकी वजह से वो अब सड़कों पर उतरे, क्योंकि ओली सरकार तो अब गिर चुकी है? जी कृतिका, देखिए, जो ये शुरुआत हुई वो था यूथ अगेंस्ट करप्शन, युवा भ्रष्टाचार के विरोध में खड़े थे। जो कैंपेन चल रहा था महीनों से, वो 2-3 महीनों की बात नहीं है, मुझे लगता है कई महीनों से निपो किड्स करके कैंपेन चला रहे थे जेनजी सोशल मीडिया पे, और बहुत सारे जेनजी अगेंस्ट करप्शन करके ये महीनों से कैंपेन चल रहा था। और इसमें कोई एक संस्थान या एक ग्रुप नहीं था, बल्कि सारे युवा अपने आप को भागीदार मान रहे थे। और देखिए, जब सोशल मीडिया जी चलिए श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े आप लगातार इस पर नजर अपनी बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं बिहार की, जहां बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी रणनीतियों को धार देने में लगे हुए हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर इस बार निर्णायक भूमिका कौन निभाएगा, और शायद उसका जवाब महिला मतदाता हो सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जीत में महिला वोटर्स का बड़ा हाथ रहा है। और पिछले 3 चुनावों की अगर हम बात करें तो बार बार ये साबित भी हो चुका है कि बिहार में अब सिर्फ जातीय समीकरण से सरकार नहीं बनती, बल्कि महिलाओं की जो आधी आबादी है वो चुपचाप क्रांति भी सत्ता का रास्ता तय करती है। बिहार चुनाव में आधी आबादी की निर्णायक भूमिका को लेकर एनडीए खेमे में जिस प्रकार की गंभीरता स्थिति देखी जा रही है, वो अब तक विपक्षी खेमे में नहीं नजर आती।
पार्टियों का चुनावी मैनिफेस्टो आने में हालांकि अभी थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन ऐसा जरूर नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष के पाले में कुछ छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो कई सारी घोषणाएं हुई, और अगर नजर डालें उन घोषणाओं पर तो अंदाजा लग जाएगा कि इस आधी आबादी का। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं नैया पार लगाएगी ये आधी आबादी। जी हां, महिला वोटर की लगातार हम बात कर रहे हैं। बिहार चुनाव में क्या इस बार निर्णायक साबित होती हुई महिला यानी कि आधी आबादी नजर आएंगी, क्योंकि नीतीश राज में महिला संबंधी योजनाओं पर खास तौर पर फोकस रखा गया है। कौन कौन सी वो योजनाएं हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले कि चुनाव की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड रहा है कि महिलाएं जो हैं महत्वपूर्ण नजर आती हैं महिला वोटर के तौर पर और आधी आबादी के तौर पर। शराबबंदी, छात्राओं के लिए साइकिल योजना थी, ये तमाम वो योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए खासतौर पर लाई गई। सरकारी संविदा नौकरियों में 35% आरक्षण का भी ऐलान खासतौर पर महिलाओं के लिए किया गया। और इस आशा वर्कर्स की अगर हम बात करें, आशा वर्कर्स या आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं उनका भी मानदेय बढ़ाया गया है। तो ये तमाम वो योजनाएं जो कदम उठाए गए सरकार की तरफ से महिलाओं के फायदे के लिए। महिलाओं के लिए 80 पिंक बसों को भी हरी झंडी दिखाई गई। तो खास तौर पर ध्यान महिलाओं का रखा तो जा रहा है नीतीश सरकार की तरफ से, लेकिन क्या ये महिलाएं निर्णायक भूमिका में इस बार नजर आएंगी? क्योंकि नीतीश कुमार की अगर हालिया घोषणाओं की अगर हम बात करें तो कई सारी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं जो महिलाओं पर खास फोकस दिखाती हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और घोषणाएं, एक नजर उन पर डालते हैं। नीतीश कुमार की जो हालिया घोषणाएं हैं उनकी जब हम बात कर रहे हैं तो खासतौर पे महिलाओं, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए देने की बात कही गई। रोजगार शुरू करने के लिए ये सहायता दी जाएगी और बाद में 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता इसके जरिए मिलेगी। अगली योजना पर आते हैं। अगली योजना है पेंशन में वृद्धि, और ये योजनाएं खासतौर पे वृद्धा, विधवा और दिव्यांग महिलाओं के लिए जो पेंशन है वो बढ़ाई गई। 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए पेंशन इन सभी की गई है, जो कहीं ना कहीं खास असर डालती हुई नजर आ सकती है। तो और इसके अलावा पिंक बस सेवा का भी आरंभ किया गया। 80 पिंक बसों की शुरुआत की गई, उन्हें हरी झंडी दिखाई गई। पिंक बसों की केवल महिलाएं ही इस बस में सफर कर सकेंगी, ड्राइवर और कंडक्टर भी महिलाएं होंगी। तो महिलाओं के उत्थान के लिए ये तमाम घोषणाएं नीतीश सरकार की तरफ से की गई। पिंक बस सेवा की शुरुआत की गई। आशा और ममता कार्यकर्ताओं को सौगात दी गई। 1,000 उनका पहले मानदेय था, लेकिन उस मानदेय को बढ़ा करके 3,000 कर दिया गया। तो तमाम जो ये घोषणाएं की गई हैं उसका असर तो कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो ममता कार्यकर्ता अब जो 600 रुपए प्रसव के उनको भी दिए जाएंगे। अगला आते हैं सरकारी नौकरियों में किस तरीके से महिलाओं को फायदा या यूं कहें कि आरक्षण मिल रहा है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता हुआ महिलाओं को नजर आया। महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण। सरकारी नौकरी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसके जरिए कहीं ना कहीं बढ़ेगा। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो ट्रेंड अभी तक क्या कुछ कहता है वोटिंग का, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं कि किस तरीके से इससे महिलाएं अभी तक ट्रेंड साबित करती हुई नजर आई हैं। 2010 की जब हम बात करें तो महिलाओं ने 54% से ज्यादा मतदान किया था, और पुरुष इस संख्या में काफी कम नजर आए थे। पुरुषों की अगर हम बात करें तो 51.49% पुरुषों ने ही मतदान किया। 2015 में भी 60% से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है, और वहीं 2015 में पुरुषों की अगर हम बात करें तो वो भी संख्या काफी कम 53.48% पुरुषों ने ही मतदान किया था। उसके बाद बात करते हैं साल 2020 की, और 2020 में भी 59.69% महिलाओं ने मतदान किया और पुरुषों ने 54.69% मतदान किया। तो मतदान करने में भी महिलाएं इस समय आगे नजर आ रही हैं, और इसीलिए लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि जब सत्ता का रास्ता तय होगा तो इसमें महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आ सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। मधुरेश, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो महिलाओं पर खास फोकस नीतीश सरकार का तो है ही, लेकिन इससे पहले के जो ट्रेंड हमने देखे 2010, 2015 और 2020 का भी जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया था। देखिए, सीएम नीतीश कुमार का जो बड़ा वोट बैंक है वो महिलाओं का है। यही कारण है कि महिलाओं के कहने पर ही सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया था, और इसके बाद हमने देखा लगातार जो डिसीजन सीएम का रहा है वो महिलाओं के उत्थान और महिलाओं के हित में ही रहा है। चाहे जीविका समूह की बात करें, चाहे नौकरी में आरक्षण की बात करें, या फिर अभी नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है महिलाओं को 10,000 रुपए देने की उनके रोजगार के लिए।
ये भी एक बड़ा फैसला है जो निश्चित रूप से उनको प्रेरित करेगा, नीतीश कुमार के वोट बैंक को पुष्ट करेगा। तो निश्चित रूप से ये एक नीतीश कुमार के द्वारा लिए गए ऐसे फैसले हैं जी। जिसका आने वाले चुनाव में बड़ा असर देखने को मिलेगा। और निश्चित और ऐसी जो फैसले लिए जा रहे हैं लगातार, इसे लेकर के विपक्ष में भी निश्चित रूप से खलबली देखने को मिल रही है, क्योंकि विपक्ष जो है वो धीरे धीरे करके मुद्दा विहीन होता हुआ दिख रहा है। हाँ, इसके जी। साथ ही क्या ये जो मास्टर स्ट्रोक है नीतीश का वो कितना कामयाब होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। हाँ देखिए, नीतीश कुमार अब जैसा कि अभी आप आंकड़े भी दिखा रही थी कि एक बड़ा वोट बैंक जो है वो महिलाओं का रहा है। ओवरऑल में भी जो महिलाएं हैं वो घरों से निकल करके ज्यादा वोट करती है पुरुषों के मुकाबले। तो जिस वर्ग और जिस चीज को लेकर के नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं तो वो तो निश्चित रूप से असर करेगा ही। और जहां तक महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं का जो वोट है वो काफी कंक्रीट है, क्योंकि आज की ही अगर बात की जाए तो केवल आज सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,13,00,000 लोगों को के खाते में सीधे 1,100 रुपए ट्रांसफर किया है। ये 1,13,00,000 जो लोग हैं, इसमें बड़ी संख्या ऐसी हैं जो वृद्ध महिलाएं हैं या दिव्यांग महिलाएं हैं या फिर विधवा महिलाएं हैं, और उनके पेंशन की राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। पहले 400 रुपए मिलता था, अब 1,100 रुपए मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है वो आने वाले चुनाव में तो देखने को मिलेगा। अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष का ध्यान अभी तक इन सब चीजों पे नहीं जा रहा है, बल्कि बेवजह के इधर उधर के मुद्दे विपक्ष उठाने की तमाम कोशिशें कर रहा है, फिर चाहे वो वोट चोरी की बात हो या फिर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो। देखिए, वोट चोरी की जहां तक बात है तो जब राहुल गांधी बिहार में आए थे तो एक बड़ा इंतजाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखने को मिला था कि उनके एक बड़े नेता आ रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 1300 किलोमीटर की यात्रा आयोजित की गई थी। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, उनका जो इंतजाम था, उनका जो उत्साह था, वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगा। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि जो राहुल गांधी जो एविडेंस वोट चोरी को लेकर के प्रोड्यूस करते गए, फैक्ट चेक के माध्यम से चुनाव आयोग ने उसको खंडित किया। तो इसका जो असर है ये विपक्ष पर देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि ओवरऑल में विपक्ष के मुद्दे को लेकर के, तो विपक्ष ने जब जब जिस तरफ मुद्दे को मोड़ने की कोशिश की, सीएम नीतीश कुमार बहुत समझदार नेताओं में इनकी गिनती होती है और उन मुद्दों को ही सीएम ने खत्म कर दिया। जैसे अगर बात की जाए वोट चोरी की तो वो खत्म हो गई। विकास के मुद्दे पर विपक्ष बात कर नहीं सकती है, क्योंकि जब भी विकास के मुद्दे पर बात होगी तो जंगल राज की भी बात आएगी और सीएम नीतीश कुमार का सुशासन भी आएगा। महिलाओं के उत्थान पे आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि महिलाओं का की जो स्थिति जंगल राज के वक्त थी और आज थी, वो एक बड़ा डिफर क्रिएट कर रही है। ठीक है। अगर रोजगार की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार ने जैसा कि आंकड़े राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है, 38 से 40 लाख युवाओं को रोजगार नौकरी दी है और आने वाले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा भी किया। तो निश्चित रूप से जो मैं जैसा कि कह रहा हूं कि विपक्ष जो भी मुद्दे लेकर के आ रही है, राज्य सरकार उसका काट ऐसा लग रहा है जैसे पहले से बिल्कुल जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उसका जवाब नीतीश कुमार पहले से ही तैयार करके बैठे हुए नजर आ रहे हैं इस बार। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए लगातार नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ तीसरी महत्वपूर्ण खबर रायबरेली से, जहां रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली से लखनऊ होते हुए रायबरेली पहुंचे। अब उनका 2 दिनों का रायबरेली का ये दौरा है और इस दौरान राहुल गांधी कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे, उनमें हिस्सा लेंगे। और जब राहुल गांधी वहां पर आज पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जो पूरा काफिला था उसको रोक करके गो बैक के नारे लगाए हैं। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग की थी। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का जबरदस्त विरोध। तो राहुल गांधी का विरोध इस समय देखने को मिल रहा है, जबकि वो अपने ही क्षेत्र में पहुंचे थे रायबरेली में और वहीं पर उनका ये विरोध हुआ। रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध करते हुए नजर आए हैं। गो बैक के नारे कार्यकर्ताओं की तरफ से वहां पर लगाए गए हैं। राहुल गांधी वापस जाओ की तख्तियां लेकर ये सभी वहां पर पहुंचे थे। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी को लेकर ये घेराव और साथ ही माफी मांगने की मांग लगातार ये सभी कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। साथ ही आपको बता दें
कि धरने में प्रदेश सरकार के मंत्री भी इस दौरान शामिल होते हुए नजर आए थे और दिनेश प्रताप सिंह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल हुए, नेतृत्व करते नजर आए। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जब ये विरोध किया गया। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी का काफिला रायबरेली पहुंचा था आज और इस दौरान उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। तो राहुल गांधी का आज ये विरोध किया गया जब वो अपने ही संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचते हैं। वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस विरोध को लेकर आपको सुनाते हैं। मोदी जी की मां का अपमान राहुल गांधी जी के मन से होता है और राहुल गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके माँ होगी उसको ये बात बुरी लगेगी अगर राहुल गांधी जी के मन से मोदी जी की गोलोकवासी माँ को माँ की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है जिसके माँ है राहुल गांधी का है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने माँ की गाली दी है उसको कंडम करें। तो दिनेश प्रताप सिंह को हमने आपको सुनाया जो सीधे तौर पर जब ये टिप्पणी की गई राहुल गांधी और जब राहुल गांधी की सभा थी उनके मंच के पास से इस तरीके की टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई थी और उस पर माफी की मांग बीजेपी कार्यकर्ता करते हुए नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? अपने ही संसदीय क्षेत्र में विरोध का सामना राहुल गांधी को आज करना पड़ा। देखिए, देश का कोई कोना हो या रायबरेली हो, हर जगह ये देश संवेदनाओं के लिए जाना जाता है और जब मां का अपमान होता है तो हर व्यक्ति निकलकर सामने आता है और उसका विरोध करता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला जब तमाम सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए। भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो राहुल गांधी आज आए तो उनका घेराव कर राहुल गो बैक की बात कही और उनसे माफी मांगने की बात कही। और ये बात भी बनती है क्योंकि तमाम सारे लोग इस बात को सबसे ज्यादा स्वीकार करते हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं लेकिन कभी किसी माँ का अपमान नहीं किया जा सकता है। सभी की माँ होती है, माएँ सबकी होती हैं, भारत माता है, भारत माँ के सभी लाल हैं। और इस तरीके से आक्षेप के बाद आप कोई बयान भी नहीं देते हैं, ना माफी का जिक्र, ना उन लोगों पर कोई कार्रवाई, ना उन लोगों की तरफ से खेद व्यक्त करना, इन जैसे कोई बयान ना आने के बाद तमाम सारे लोग आता है। और इसके बाद जब जिस तरीके की आपकी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, उसके बाद आप कोई भी बयान नहीं देते हैं। इस बात पे सब व्यक्ति को आक्रोशित है और कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई हैं। वही भावनाएं आज सड़क पे नजर आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह फिर होगी मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।